नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सेकंड ग्रेड का जो जीके का सिलेबस है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने देखो क्या क्या देख लिया था। अब देखो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो है जल्दी आने वाली है, तो आप लोग तैयारी में लग जाओ उसमें। देखो इसमें जीके के सिलेबस में हमने क्या क्या देख लिया था। एक तो पहली चीज़ हम लोगों ने देख ली थी, इसकी भौतिक विशेषताएं राजस्थान की हमने देख ली थी। इसमें हमने सारे क्षेत्र वगैरह देख लिए थे, उसके नाम वगैरह। फिर जलवायु हम लोगों ने देख लिया था, जल निकासी में हम लोगों ने नदियाँ देख ली थी। और अभी हम लोग जो है तीन सभ्यताएं हम लोग देख रहे थे। गणेश्वर देख रहे थे हम लोग, गणेश्वर की सभ्यता हमने देख ली। सेकंड पे हम लोग जो है आहड़ आहड़ की सभ्यता हम लोग अभी देखेंगे, और कालीबंगा देखेंगे उसके बाद में। छोटे छोटे वीडियो बनाकर ए टू जेड सारी चीज़ें हम लोग बता देंगे कि सभ्यताओं में से अगर कोई प्रश्न आता है तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा। जैसे गणेश्वर की सभ्यता हम लोगों ने पढ़ी थी, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये पूरी है, कंप्लीट है, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, ये देख लेना आप। तो अभी हम लोग आहड़ की सभ्यता देखते हैं। देखो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आहड़ की सभ्यता। आहड़ की सभ्यता, सबसे पहला मैंने यहाँ पर चीज़ लिखी है, किस जिले में है, तो है उदयपुर में। उदयपुर में है, ठीक है। किन नदियों के पास में है, नदियों का जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे मानचित्र के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस तरह से राजस्थान का ये कुछ मानचित्र है। यहाँ से आपके पास में बनास नदी जाती है ना। और थोड़ा सा यूँ बना दिया, थोड़ा आगे होना चाहिए था, ये वापस बना देता हूँ मानचित्र। ये यहाँ पर कुछ बनास नदी है, बनास। यहाँ उदयपुर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है आयड़। फिर यहाँ पर एक झील है, उस झील का नाम है उदय सागर। उदय सागर झील है। ये जो आयड़ नदी है ये उदय सागर झील में गिरती है। उसके बाद में इसका जो नाम है ये हो जाता है बेड़च, बेड़च नदी, ठीक है ना। तो आयड़, फिर उदय सागर झील में ये गिरती है, उसके बाद में आगे फिर ये नदी निकल जाती है और बनास नदी में यहाँ पर मिल जाती है, तो इसका नाम आगे हो जाता है बेड़च नदी। इस आयड़ नदी के इस किनारे पर यहाँ पर ये सभ्यता केंद्रित है। ये सभ्यता कौन सी है? आहड़ की सभ्यता। आहड़ की सभ्यता, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई है, तो ये आपको देख लेना है। फिर बनास नदी आपको पता है कि सवाई माधोपुर में जाके जो है चंबल नदी से मिल जाती है, सवाई माधोपुर में जाके। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये बनास नदी है, ये आयड़ नदी है। आयड़ नदी जो है उदय सागर झील में गिरती है, उसके बाद फिर ये आगे चलती है, बेड़च नदी इसका नाम हो जाता है, आगे जाके ये बनास की सहायक नदी के रूप में बनास में मिल जाती है। तो इस नदी के, इन नदियों के पास में है ये, ठीक है। देखो उसको क्या कहा जाता था? ताम्रवर्ती नगरी इसे कहा जाता था। हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि आपके सिलेबस में मोटे रूप से तीन सभ्यताएं हैं, उसमें से एक तो गणेश्वर की सभ्यता और एक आयड़ आहड़ की सभ्यता। आहड़ की सभ्यता, ये दो तो है ताम्र, और जो कालीबंगा वाली सभ्यता है ये है कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता। ये कांस्य युगीन सभ्यता है ना। अब देखो यहाँ पर जो ये जो जगह है, इस जगह का प्राचीन जो नाम था वो क्या था? आघाटपुर। प्राचीन नाम क्या था इस जगह का? आघाटपुर। तो अब जैसे पुरातत्ववेत्ताओं को पता चला कि यार यहाँ कोई खुदाई करने से थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें जैसे मिलती रही थी,
तो खुदाई करने से इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यार यहाँ कोई सभ्यता दबी हुई हो सकती है। तो ये साहस किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खुदाई सबसे पहली बार करवाई थी, लेकिन वो छोटे रूप में थी। उसके बाद में जो व्यापक उत्खनन जो करवाया था, बड़े लेवल पे जो खुदाई करवाई थी, वो आपके R.C. अग्रवाल ने करवाई थी। ये नाम ध्यान रखने हैं, कई बार नाम पूछ लेते हैं कि आहड़ सभ्यता से संबंधित कौन कौन से जो व्यक्ति हैं खुदाई से इससे जुड़े हुए। उसके बाद इन्होंने 1954 में इसकी खुदाई करवानी शुरू कर दी थी। आपको मैं बता दूं, आपके सिलेबस में जो 3 सभ्यताएं हैं उसमें से कालीबंगा की खुदाई कब करवाई थी और गणेश्वर की सभ्यता की खुदाई कब करवाई थी, ये सन भी आपको ध्यान रखना है। और वो व्यक्ति कौन कौन थे जिन्होंने कालीबंगा की खुदाई करवाई थी, और वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने गणेश्वर की सभ्यता की खुदाई करवाई थी। तो कालीबंगा की जो खुदाई करवाई वो 1952 में करवाई थी, और गणेश्वर की सभ्यता की खुदाई जो है 1977-78 में करवाई थी। ध्यान रखना है, ये 1953 का मामला है। तो इसमें एक तो अक्षय कीर्ति व्यास हो गया और R.C. अग्रवाल हो गया, दोनों ध्यान रखने हैं आपको। उसके बाद में और व्यक्ति कौन है इससे जुड़े हुए? V.N. मिश्रा हो गया, V.N. मिश्रा। तो देखो, एक तो मिश्रा हो गया, एक सांकलिया हो गया, और अक्षय कीर्ति व्यास हो गया, और R.C. अग्रवाल हो गया। 1, 2 और 3 और 4, ये 4 लोग इससे जुड़े रहे इस सभ्यता की खुदाई करवाने में। अब देखो, सांकलिया ने इसको बनास संस्कृति कहा है। क्या नाम दिया इन्होंने? बनास संस्कृति। ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि बनास संस्कृति जो है नाम किस पुरातत्ववेत्ता ने दिया था। तो सांकलिया जो है, तो जैसे कोई बना है, शैतानी करते हैं, तो सांकल से बांध दो उनको, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो कि बनास संस्कृति जो है वो नाम किसने दिया था। तो बनास शैतानी करते हैं तो सांकल से बांध दो, ऐसे याद कर सकते हो, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, तो ये चारों नाम आपको देखो याद रखने हैं ना। आगे चलते हैं हम लोग फिर से। सांकलिया का हो गया, सांकलिया ने इसको बनास संस्कृति। अच्छा, एक ये ग्रामीण संस्कृति थी, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि ये ग्रामीण संस्कृति थी। कौन सी सभ्यता? आहड़ की सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति थी आहड़ की सभ्यता। और कालीबंगा क्या थी? कालीबंगा शहरी थी। ग्रामीण और संस्कृत इसमें शहरी में अंतर क्या होता है कि ग्रामीण जो संस्कृति है उसका जो मुख्य काम होता है वो कृषि वगैरह, पशुपालन वगैरह ये होता है। कृषि हो गया, पशुपालन मुख्य रूप से, है ना। और ये जो शहरी सभ्यता है, शहरी संस्कृति की जो सभ्यताएं होती है उसमें जैसे कालीबंगा इसका उदाहरण है। तो इसमें क्या है, जैसे कृषि जब अधिशेष हो जाता है, कृषि अधिशेष जब हो जाता है, मतलब अनाज जब ज़्यादा पैदा होने लगता है, तो लोग किसकी तरफ उन्मुख होते हैं? व्यापार की तरफ उन्मुख होते हैं। तो ये व्यापार उन्मुख सभ्यता थी कालीबंगा, इसलिए इसको शहरी संस्कृति की सभ्यता कहा जाता है। और आहड़ की जो सभ्यता है वो ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता थी। अब इसकी जो खुदाई हुई उसमें 3 हमें जो है चरण मिले हैं। 3 चरण कौन कौन से हैं? माना जाता है कि जो प्रथम चरण में जो थे लोग वो स्फटिक पत्थर का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? स्फटिक पत्थर का उपयोग करते थे। दूसरे चरण के जो लोग थे, बाद में फिर से जो है लोग आए यहाँ पर, वो तांबा, कांसा और लोहे का उपयोग करते थे। और तीसरे चरण के जो लोग थे उसे मृदभांड का जो है ये लोग ज़्यादा उपयोग करते थे। तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि आहड़ की जो सभ्यता है
उसमें जो 3 चरण हमें मिले हैं उनमें से कौन सा चरण नहीं है। तो 3 तो ये दे देंगे आप लोगों को और एक कोई दूसरा आपको चरण दे देंगे, तो आपको वो पहचानना पड़ेगा। अब देखो इस सभ्यता में क्या है चीज, मकान मिले हैं, ये तीनों चरण ध्यान रखने, स्फटिक पत्थर। दूसरे चरण में जो है मामला क्या है, तांबा, कांसा और लोहा मिला है हमें। और तीसरा जो चरण है उसमें मृदभांडों की प्राप्ति हुई है। अब क्या है इसका मामला, देखो यहां पर हमें मकान मिले हैं। क्या मिले हैं, मकान मिले हैं आहड़ की सभ्यता में, जो किसके बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं और पत्थर के हैं, मिट्टी और पत्थर के हैं। और ये मकान बने हैं उसमें बांस का प्रयोग भी हुआ है, मिट्टी और पत्थर के मकान बने हैं और उसमें बांस का प्रयोग भी हुआ है। अब देखो ये तो हो गया, जो इसका छत थी वो बांस की जो ये होती थी, ये खपच्चियाँ वगैरह, तो इनसे ढकी जाती थी इनकी छत को। और जो फर्श है, इन मकानों का फर्श है, वो चिकनी काली मिट्टी से लीपा गया है। देखो कल्पना करते जाना आप ऐसे किसी मकान की, है ना, फर्श जो है चिकनी काली मिट्टी से लीपा गया था और पीली मिट्टी का भी प्रयोग किया गया है फर्श को लीपने में। उसके बाद छत क्या है, छत जो है घास फूस और बांस, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये इस तरह से कोई घर है, ये घर है, तो यहाँ ऊपर क्या है, ये बांस की ये लगाकर और यहाँ पर घास फूस से इसको ढक के और मिट्टी का यहाँ पर लेप कर दिया जाता था। मकान आयताकार होते थे, ये इस तरह से मकान होते थे, ये इस तरह से लंबे लंबे मकान होते थे। और बीच में अगर कोई पर्दी अगर देनी है, यहाँ पे दीवार अगर कोई देनी है, तो वो बांस की जो बल्लियाँ वगैरह है उनसे और मिट्टी का लेप करके उन पे अलग अलग इसके कक्ष बना दिए जाते थे। मकान आयताकार होते थे, ये विशेषता है इसकी। बल्ली का प्रयोग किया जाता था, पत्थर और बांस का प्रयोग मैंने बता ही दिया है आप लोगों के। एक बड़ा मकान मिला है पत्थर और बांस का बना हुआ, वो मकान क्या है, 33 फीट और 10 इंच लंबा है। ये लंबाई ध्यान में रखनी है आप लोगों को। उसके बाद है वहीं पर उसी सभ्यता में, आहड़ की सभ्यता में, आप याद करने के लिए कर सकते हो, हालांकि कहाँ मिला है चूल्हा, ये कोई थोड़ा सा दूरी होगी मकान से, लेकिन आप याद करने के हिसाब से इसको कर सकते हो कि मकान हमें मिला है, ये मकान हमें मिला है। तो मकान कैसे बना हुआ था, क्या बना हुआ था, उसकी छत कैसी थी, दीवारें कैसी थी, पत्थर का उपयोग हो रहा है, फर्श कैसे लीपा जाता था, किससे लीपा जाता था, और कितने लंबा जो है फीट लंबा मकान हमें मिला है। अब देखो याद करने के हिसाब से आप कर सकते हो कि उस मकान में हमें 6 चूल्हे मिले हैं। तो पुरातत्ववेत्ताओं ने ये अंदाजा लगाया कि या तो संयुक्त परिवार रहते थे, या तो संयुक्त परिवार रहते थे, या फिर जो है सामूहिक भोजन व्यवस्था वहां पर थी, सामूहिक भोजन व्यवस्था, सामूहिक भोजन व्यवस्था थी, है ना। अब चूल्हे मिल गए साहब, चूल्हे उस मकान में मिल गए। पहले ये मकान याद किया हमने, फिर उसके बाद चूल्हे याद कर रहे हैं हम लोग। उसी मकान में, ऐसे याद रख लो, उसी मकान में एक मकान मिला, मकान में हमें 6 चूल्हे मिले। 6 चूल्हे में एक चूल्हे पर मानव हथेली की छाप भी हमें मिली है। एक मकान पर क्या मिला है हमें, मानव हथेली की छाप भी मिली है। चलते हैं आगे। चलो यहां रख देता हूं इसको। देखो मिल गए साहब, 6 चूल्हे मिल गए। पहले मकान मिला था हमें, मकान हो गया यहां पर। उसके बाद में मकान में 6 चूल्हे में मिले, एक चूल्हे पे मानव हथेली की छाप, है ना, इस तरह से। तो एक चूल्हे पर मानव हथेली की छाप भी हमें प्राप्त हुई है। और उसी मकान से, ये याद करने के लिए केवल, उसी मकान से हमें अनाज रखने की कोठियां मिली है। उनको क्या कहा जाता था, गोरे और कोठे उनको कहा जाता था प्राचीन समय में। ध्यान रखना है इस चीज का। उसी मकान से हमें और क्या क्या मिला है, 6 तांबे की मुद्राएं मिली है, चलो मिल गई साहब। 3 मोहरें मिली है, 3 मोहरें भी मिल गई। इसके अलावा कलर कौन सा है, कलर कौन सा है, लाल, काला और भूरा, इस रंग के हमें मृदभांड भी मिले हैं। मतलब मिट्टी के भांडे, मिट्टी के घड़े हमें मिले हैं।
कलर कौन सा है उसका, एक मैंने देखो आपको कलर उस दिन बताया था एक सभ्यता में कि बोर्ड का रंग उस समय काला था और आसमान का रंग क्या है, नीला है। तो नीले और काले रंग के मृदभांड जो है उनके ऊपर, बर्तनों के ऊपर जो है इस तरह का रंग वगैरह कौन सी सभ्यता में होता था, तो लाल, काले और भूरे मृदभांड हो गया। उसी घर से मान लो आप, है ना, उसी घर से। उसके बाद मुसल मिला है, मुसड़ कूटने का, है ना, मुसड़ बोलते हैं, ड़ बोलते हैं अपन लोग मारवाड़ी में। जैसे ड़ कैसे लिखा जाता है, कुछ ऐसे लिखा जाता है ड़, है ना। तो मुसल मिला है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बिना हत्थे का छोटा जलपात्र भी हमें वहां से प्राप्त हुआ है। तो छोटा जलपात्र बिना हत्थे का तो कैसा हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है कुछ इस तरह से, लेकिन ये कुछ विशेष प्रकार की कोई चीज थी और ऐसी की ऐसी ही चीजें ईरान से भी प्राप्त हुई है। तो ये अंदाजा लगाया गया कि यार इस जो आहड़ की जो सभ्यता है, ये आहड़ की जो सभ्यता है, इसका संबंध कहीं न कहीं ईरान से भी रहा होगा। आप देखो ईरान हजारों किलोमीटर दूर है, हैं? मैप में अगर आप लोग देखोगे तो जैसे यहाँ पे भारत है, यहाँ राजस्थान में ये है, उसके बाद पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, ईरान इराक वगैरह इधर आ गए, उसके बाद में यहाँ काला सागर आ जाता है ना। ये इस तरह से ईरान इराक वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं ना। तो इस तरह से देखना कि हजारों किलोमीटर दूर है ये एरिया, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों का कुछ न कुछ ईरान से संबंध था। या तो वहाँ के लोग यहाँ आए होंगे या यहाँ के लोग वहाँ गए होंगे। तो इस तरह से इसका संबंध है। ये जैसे इधर ईरान आया है, कई लोगों का जो है यूनान से भी संबंध बताया गया है, कई का जो है पश्चिमी एशिया से भी संबंध बताया गया है। तो कौन कौन सी सभ्यताओं का कहाँ कहाँ से किन किन क्षेत्रों से संबंध जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो छोटा जलपात्र हो गया, यहाँ से प्राप्त हमें हो गया। अब देखो यहाँ, अब ये तो घर वाली बात हो गई कि घर में क्या क्या हमको चीज़ें मिली है। मकान मिला, मकान में 6 चूल्हे मिले, मानव हथेली की छाप, गोरे कोठे जो है, गोरे कोठे भी ये भी पूछ सकते हैं कि अनाज रखने की कोठियाँ थी, है ना। 6 तांबे की मुद्राएं मिली है, 3 मोहरें मिली है ना। मोहरें क्या थी कि भाई सामान कोई है यहाँ पे पैक करके और उसके ऊपर मुहर लगा दी, मुहर का वो ठप्पा लगा दिया यहाँ पर, तो फिर वो मुहर आगे जाके फिर वो सामान पता चल जाता था कि ये सामान कहाँ से आया है। आगे देखते हैं। अब प्रमुख उद्योग क्या है, प्रमुख उद्योग तांबा उद्योग ही था, है ना। मैंने आपको अभी बताया था कि एक तो गणेश्वर की सभ्यता और एक आहड़ की सभ्यता, दोनों ये तांबे से संबंधित सभ्यताएं थी। सबसे पहले जिस धातु की खोज हुई थी वो तांबा ही था। एक आगे देखो कि एक घर में तांबा गलाने की भट्टी भी हमें प्राप्त हुई है। एक प्रश्न आपको मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जो ताम्रयुगीन तो है लेकिन वहां से तांबा गलाने की कोई भट्टी हमें प्राप्त, तांबा गलाने की कोई भी भट्टी हमें प्राप्त नहीं हुई है। आगे देखते हैं। खाद्यान्न। अब देखो खाते क्या क्या थे ये लोग, है ना। देखो इन इन दो चीजों को देखने से हमें पता चलता है कि ये शाकाहारी लोग भी थे और ये लोग मांसाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। कैसे पता चला भाई, एक तांबा हो गया यहाँ, तो चलो एक घर में जैसे खाद्यान्न का ये पता चल गया कि गेहूं, ज्वार और चावल ये लोग प्रमुखता से जो है खाने में उपयोग करते थे। और एक चूल्हे के पास में मछली, बकरी, हिरण और गाय की जो है हड्डियां हमें प्राप्त हुई है। इससे पुरातत्ववेताओं ने अंदाज़ा लगाया कि चूल्हे के पास मछली, बकरी, हिरण और गाय की हड्डियां होने का मतलब है कि ये लोग मांसाहारी भी थे। ये अंदाज़ा लगाया है उन्होंने। इसके अलावा बलुआ पत्थर के सिलबट्टे भी उसी घर से प्राप्त हुए हैं, ऐसे याद रख लो, है ना। सिलबट्टे पे मान लो कि भाई मछली, बकरी, हिरण, गाय ये जो है इनकी हड्डियों को पीसते हो, ऐसे याद करने का तरीका है ये। तो बाकी सिलबट्टे पे तो क्या है, कुछ चटनी वगैरह बांटते होंगे, है ना। तो चटनी बांट रहे हैं, ये चीज़ें खाने के लिए चटनी के साथ तो खाएंगे ना भाई। मछली, बकरी, हिरण, गाय ये सब जो है खाने के लिए याद करने का तरीका है केवल कि सिलबट्टे पे जो है चटनी बांट के तो खाएंगे। तो ये आपका खाद्यान्न वाला मामला इस पैराग्राफ में यहाँ पर है।
फिर से देखो मैं आप लोगों को थोड़ा और रिवीजन करा देता हूँ। मकान था, मकान की हमने सारी विशेषताएं देख ली थी। उसके बाद में मकान से कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, चूल्हे हो गया वगैरह, गोरे कोठे हो गया, मुद्राएं, 3 मोहरें, मृदभांड है, मृदभांड का कलर कौन कौन सा है, मूसल मिला है, और ईरान से संबंध कैसे जोड़ा है हम लोगों ने। और इसके अलावा तांबा उद्योग प्रमुखता से था, तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है एक घर से। खाद्यान्न में हमने देखा, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ खाद्यान्न से संबंधित है। और देखो क्या हमें मिला है, मात्र देवी की मूर्ति हमें मिली है मिट्टी की, और बेल की मृण मूर्ति भी, मृण मूर्ति का मतलब मिट्टी की मूर्ति। इस बेल को बनासियन बुल की संज्ञा भी दी गई है। दीपक की प्राप्ति भी हमें यहाँ से होती है स्टूडेंट, है ना। ये दीपक इस तरह से, है ना, तो बना दिया मैंने वैसे ही। तो दीपक की प्राप्ति भी हुई है। दीपक की प्राप्ति से ये अंदाज़ा लगाया गया कि इनकी धार्मिक आस्था भी किस तरह से रही होगी, धर्म के प्रति इनकी जो है आस्था किस तरह से रही होगी। मतलब ये धर्म कर्म में दीपक का जो है प्रयोग करते थे ये लोग। बेल की हो गई मृण मूर्ति, मातृ देवी हो गई। तो आहड़ का इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आगे फिर चलते हैं हम लोग। अब देखो इसकी खुदाई से हमें एक और चीज़ पता चलती है। क्या पता चलता है कि ये 8 बार यहाँ की बस्तियाँ बनने और उजड़ने के हमें प्रमाण मिले हैं। यहाँ के बर्तन कैसे थे, बर्तन जो है लाल थे, काले थे और भूरे थे। इस तरह के बर्तन थे, उन पे पॉलिश भी की गई थी और विभिन्न आकृतियाँ भी उन बर्तनों पर, जैसे मान लो कि ये बर्तन हो गया भाई एक, हाँ ये देखो मान लो कि ये बर्तन, ये रहा। तो बर्तन लाल, काले और भूरे, इन पे पॉलिश भी की गई थी और विभिन्न आकृतियों की का भी अंकन इन बर्तनों के ऊपर किया जाता है। तो मकान से बर्तन भी मिलते हैं। पहले मैंने मकान बताया था आपको, उसके बाद में फिर मैंने बताया था आपको चूल्हे वगैरह हमने बताए थे आपको। क्या क्या मिला है मकान से वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। बर्तन मिले हैं, तो बर्तन में क्या है, बर्तनों को पकाने में ये क्या है, उल्टी तिपाई विधि का प्रयोग करते थे, उकेरण विधि का भी प्रयोग करते थे, है ना। उकेरण के साथ साथ अन्य और भी विधियां थी, उनका भी प्रयोग करते थे। यहाँ से 6 यूनानी मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। तो देखो इनका संबंध एक तो कहाँ से आ गया था, जलपात्र के कारण। एक जलपात्र मिला था ना, इस जलपात्र के कारण क्या था, इनका संबंध ईरान से भी जोड़ा था। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं यूनान से भी इनका संबंध है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये मान लो इंडिया है, यहाँ ये हो गया पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान इराक हो गया, उसके बाद काला सागर आ गया, काला सागर के बाद में यहाँ पर जो है ना ये है यूनान, है ना। तो यूनान का दूसरा नाम क्या है, ग्रीस भी है, ग्रीस भी है। तो कितनी दूर दूर से देखो इस सभ्यता का जो है संबंध बताया गया है। 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, उनमें एक मुद्रा पर क्या है, त्रिशूल भी है, और दूसरी ओर उस मुद्रा में इनका अपोलो देवता, अपोलो देवता जो है अपने यहाँ पे जैसे रामकृष्ण जैसे देवता है ना, भगवान है, तो वैसे ही वहाँ उनको अपोलो देवता है उनका। तो एक जो है मुद्रा, उस पर एक तरफ त्रिशूल है और एक तरफ अपोलो देवता है। आगे देखते हैं हम लोग। पशुओं के खिलौने भी मिले हैं, उनमें मुख्य रूप से गेंडा, हाथी, है ना। गेंडा और हाथी दोनों के दोनों मोटे होते हैं, जोड़ने के हिसाब से कर लो इसको। और एक कुत्ता भी मिला है, कुत्ता इन पर भौंकता है, ऐसे याद रख लो, है ना। तांबा प्रमुखता से था ही, मैंने बता दिया आपको। ये शव को ये लोग क्या करते थे, आभूषण सहित गाड़ने के प्रमाण मिले हैं। और उत्तर में पैर, है ना, ये उत्तर में इसके पैर हो गए। और ठीक है, ये उत्तरी माना जाता है, हमेशा कोई पेपर हो हमारे सामने तो उत्तरी माना जाता है। और उत्तर में पैर हो गए, ये उत्तर में पैर हो गए। और दक्षिण में इसका जो है सिर हो गया, है ना। और फिर देखो मिट्टी की वृषभ आकृतियां, वृषभ का मतलब बेल हो गया ना, ये बैल हो गया, बैल हो गया।
जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है, मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को। और एक जरूर ध्यान में रखना है कि ओझियाना में भी इसी तरह की हमें सामग्रियां प्राप्त हुई है। ओझियाना किस जिले में है? ये सभ्यता भीलवाड़ा में है, ये भीलवाड़ा में है ओझियाना की सभ्यता। तो ये सारी सामग्री को आपको ध्यान में रखना है। फिर से आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो ये ओझियाना हो गया। ओझियाना मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये भीलवाड़ा में है, ये भीलवाड़ा में है। ओके, उसके बाद फिर क्या है, कृषि करते थे। कृषि का मैंने आप लोगों को बता ही दिया, तांबा यहाँ का प्रमुख जो है उद्योग था ही। और कपड़ों पर छपाई के ठप्पे भी यहाँ से मिले हैं। ठप्पा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठप्पे भी मिले हैं। ठप्पे से हमने एक अंदाज़ा लगाया पुरातत्ववेत्ताओं ने कि यहाँ रंगाई छपाई का जो है वो भी व्यवसाय भी था। आगे है कि पानी निकालने की एक पद्धति थी। ये दो शब्द जरूर ध्यान रखने हैं आहड़ सभ्यता के संबंध में, शोषण पात्र और चक्रकूप। आहड़ सभ्यता, देखो इसको याद करने का वैसे तरीका भी होता है। किसी भी ऐसी कोई बस्ती हो ना, जैसे मान लो कोई भी बस्ती हो ऐसी बड़ी कुछ जैसे बहुत पिछड़ापन हो उस बस्ती में, जैसे मान लो कोई कालबेलिया बस्ती हो, इस तरह से पिछड़ी हुई हो कुल मिला के, तो उस बस्ती को आप अपने दिमाग में रख के और ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हो कि अच्छा उस बस्ती में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इस तरह से सारी चीज़ें। कांच की चूड़ियाँ भी थी यहाँ से मिली हमें, सोना चांदी और तांबे और हाथी दांत के भी हमें यहाँ से जो है आभूषण वगैरह प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं किसके संबंध में? आहड़ की सभ्यता के संबंध में। तो आहड़ की सभ्यता को आप किसी भी, जैसे कोई बस्ती आपके दिमाग में आती हो बहुत ऐसी पिछड़ी हुई सी, तो उसको दिमाग में रख के आप लोग याद कर सकते हो। एक बार फटाफट से आप लोग देख लो, रिवीजन करवा देते हैं। आहड़ की सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे, किस जिले में है? उदयपुर हो गया। नदियाँ मैंने बता दिया था आपको, नदियों को याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, ए तो इधर आएगी और ब इधर आएगा, अब, है ना। तो ए का मतलब हो गया हमारे पास में आयड़ नदी, और ब का हो गया बेड़च नदी, और ये आगे जाके बनास में मिल जाती है ना। और बीच में एक ये झील भी है, उसका नाम क्या था? उदय सागर। ताम्रवर्ती नगरी थी, प्राचीन नाम आघाटपुर था। लोग कौन कौन है? 4 जने बताए थे मैंने आपको। 4 जने कौन कौन थे उनका ध्यान में रखना है। सभी सभ्यताओं में आपको ये ध्यान रखना है कि खुदाई कब शुरू करवाई थी और उससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे। देख लो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लो आप लोग। 3 चरण थे, 8 भी आए थे आगे। 8 क्या आए थे वो भी देखो आप लोग। तांबा, कांसा, लोहा, बांस से मकान मिला, मकान के बाद में चूल्हे थे, चूल्हे में क्या क्या हुआ, और मकान से क्या क्या हमको चीज़ें मिली है, मृदभांड वगैरह। मूसल, ईरान से संबंध है, आगे मैंने बताया था। यूनान से भी संबंध था, यूनान का दूसरा नाम ग्रीस है। उसके बाद में प्रमुख उद्योग आ गया। खाद्यान्न में मैंने आपको 4 लाइनें ये बताई थी। उसके बाद में बस्तियाँ 8 बार जो है बनने उजड़ने के प्रमाण है। और स्तर कितने थे? 3 थे। बर्तन कैसे थे? पॉलिश होती थी उनके ऊपर, और पकाने में उल्टी तिबाई पद्धति का प्रयोग, उकेरण विधि है। ये है 6 यूनानी मुद्राएं हैं, ईरान से भी संबंध जोड़ा है। और एक अपोलो देवता का चित्र वाली जो है मिली है हमें। शव कैसे थे? उत्तर से मैंने एक चित्र बना के आप लोगों को बताया था। ओझियाना में भी इसी प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई है। और ठप्पे वाली चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, रंगाई छपाई का। और पानी निकालने के लिए ये 2 चीज़ महत्वपूर्ण है, ये मैंने बताई, चक्रकूप और ये शोषण पात्र। ये दोनों चीज़ इस सभ्यता के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है। कांच की चूड़ियाँ वगैरह, सोना चांदी वगैरह के आभूषण। तो ठीक है, इस सभ्यता में इससे बाहर और कुछ भी नहीं है। तो अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है इस सभ्यता को। आगे हम लोग जो चलेंगे वो कालीबंगा सभ्यता की तरफ चलेंगे।